सेट पर अभी भी अफरा तफरी मची हुई थी। डायरेक्टर पसीने से तरबतर होकर क्रू मेंबर्स पर चिल्ला रहा था और उस इंसान को ढूंढने का आदेश दे रहा था जिसने वह प्रॉप बांधा था। आर्यन भी माही के पास खड़ा था और लगातार उससे पूछ रहा था कि वह ठीक तो है, लेकिन माही का दिमाग वहाँ था ही नहीं। उसकी आंखों के सामने बार बार अर्थव की वह काली शर्ट आ रही थी जो दाहिने कंधे से फट चुकी थी और जहां से खून रिस रहा था। श्रेया, तुम जाकर अपनी वैनिटी वैन में आराम करो, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ। आर्यन ने माही के कंधे पर बहुत ही शालीनता के साथ हाथ रखते हुए कहा। माही ने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन उसका ध्यान अर्थव की वैनिटी वैन की तरफ था जिसका दरवाजा अभी अभी जोर से बंद हुआ था। मैं ठीक हूँ आर्यन, मुझे एक ज़रूरी काम है। माही ने आर्यन को जवाब दिया और बिना एक पल भी बर्बाद किए सीधे अर्थव की वैनिटी वैन की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। उसका दिल किसी ड्रम की तरह बज रहा था। उसका ईगो उसे बार बार याद दिला रहा था कि जिस इंसान ने उसे कल इतना जलील किया, उसे थप्पड़ खाने के बाद भी अकल नहीं आई। उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका वो बचपन का अनकहा प्यार और अर्थव को चोट लगने की फिक्र उसके गुरूर पर भारी पड़ रही थी। माही ने बिना खटखटाए अर्थव की वैनिटी वैन का दरवाज़ा खोला, लेकिन वह अंदर से लॉक था। अर्थव, दरवाज़ा खोलो, माही ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, लेकिन उसके कुछ बोलने पर भी कोई भी आवाज़ नहीं आई। मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारा कंधा बुरी तरीके से कट गया है। अपना ये सुपरस्टार वाला सो कॉल्ड झूठा गुरूर किनारे रखो और दरवाज़ा खोलो, वरना मैं पूरे क्रू मेंबर के सामने चिल्लाकर बता दूंगी कि तुम घायल हो। माही ने गुस्से से फुसफुसाते हुए धमकी देते हुए कहा। कुछ सेकंड तक तो खामोशी रही और फिर दरवाजे की कुंडी खुलने की क्लिक सी आवाज़ आई। माही ने झटके से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर उसे वापस से लॉक कर दिया। अंदर का नज़ारा देखकर माही की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई थी। वैनिटी के अंदर एक लाइट थोड़ी सी मध्यम थी। अर्थव काउच पर बैठा हुआ था। उसने अपनी जैकेट फेंक दी थी और अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। उसका चेहरा दर्द से बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थी। लोहे का वह नुकीला टुकड़ा उसके कंधे में काफ़ी गहराई तक लगा था। उसकी शर्ट का दाहिना हिस्सा पूरी तरीके से खून से भीग चुका था, लेकिन फिर भी वह इंसान अपने मुंह से उफ तक नहीं कर रहा था। तुम एक नंबर के पागल हो अर्तव प्रताप सिंह, माही जोर गुस्से से चिल्लाई। उसकी आंखों में वो खून देखकर आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह तेजी से अंदर आई और वैनिटी के दराज से फर्स्ट एड किट निकालने लगी। तुम्हें क्या लगता है दर्द छुपाने से तुम कोई सुपर हीरो बन जाओगे? इतना खून बह रहा है और तुम अकेले बैठे हो। अर्थव ने अपनी आधी शर्ट उतार दी थी। उसकी कसरती और चौड़ी पीठ पर खून की धार बह रही थी। उसने माही की तरफ एक बेहद ठंडी नज़र डाली, लेकिन उस ठंडक में भी दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा था माही, अर्थव ने अपने दांतों से भींचते हुए कहा ताकि दर्द की आवाज़ बाहर न निकले। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। चुपचाप से बैठे रहो। माही एक खूंखार शेरनी की तरह उस पर हावी हो गई। उसने फर्स्ट एड किट से रुई और एंटीसेप्टिक लोशन निकाला और अर्थव के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हें हमदर्दी देने आई हूँ? तुम कल ही तो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो आज बीवी वाला फर्ज निभा रही हूँ। और अगर तुमने हिलने या अपना ये सड़ा हुआ ईगो दिखाने की कोशिश भी की, तो मैं इसी घाव में पर सीधा नमक रगड़ दूंगी। माही की ये धमकी सुनकर अर्थव के होंठों पर इस भयंकर दर्द के बीच भी एक बेहद हल्की लेकिन ना के बराबर मुस्कान आ गई। वह जानता था कि माही बाहर से जितनी कठोर बन रही है, अंदर से वह उसके लिए उतनी ही तड़प रही है। माही ने बहुत ही सावधानी से अर्थव की शर्ट को पीछे खिसकाया। घाव सच में बहुत गहरा था। लोहे के प्रॉप ने चमड़ी को बुरी तरीके से चीर कर दिया था। माही के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे,
लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। उसने रूही पर लोशन लगाया और जैसे ही उसे अर्थव के घाव पर रखा, अर्थव का पूरा शरीर एक झटके से तन गया। उसकी मांसपेशियां पत्थर की तरह शक्त हो गईं और उसने काउच के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसके नाखून सफ़ेद पड़ गए। लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकली। तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे पता है। माही की आवाज़ अब पहले से थोड़ी नर्म और भारी हो गई थी। वह बहुत ही नरमी से उस घाव को साफ कर रही थी। चीख लो अर्थव। दर्द में चीखने से इंसान कमज़ोर नहीं हो जाता। तुम हर वक्त ये लोहे का मुखाटा पहन कर क्यों रखते हो? क्योंकि अगर मैंने अपनी कमजोरी दिखा दी, अर्थव ने भारी और सर्द आवाज में कहा। उसकी आंखें अभी भी सामने दीवार पर टिकी थी। तो लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देंगे और मुझे हराना या कमजोर पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अपनी जान दे दोगे इस ईगो के चक्कर में? माही ने चिढ़ते हुए घाव पर मरहम लगाया। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद पर लोहा क्यों गिरने दिया? हाँ, मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? तुम तो वैसे भी चाहते हो ना कि मैं इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊं। अर्थव ने अचानक अपना सिर घुमाया, माही की आंखों में देखा। उनके बीच अब वह बस कुछ इंच का ही फासला था। अर्थव की आंखों में वह खौफनाक दीवानगी और पागलपन था जिसे देखकर माही हमेशा सुन्न हो जाती थी। तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या फिर सिर्फ एक्टिंग कर रही हो? अर्थव ने माही की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खरोच भी आने दूंगा? मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर इसलिए नहीं निकालना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ हर कदम पर ऐसे ही खतरे हैं। मैं नहीं चाहता कि दुनिया की कोई भी गंदी नज़र या कोई भी खतरा तुम तक पहुँचे। अर्थव की आवाज़ में वो पजेसिवनेस और वो अधिकार था। वह माही के दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। माही ने अर्थव की आंखों में देखा और उसे पहली बार उस घमंडी मुखौटे के पीछे एक ऐसा इंसान नजर आया जो उसे कोने से बुरी तरीके से डराता था। लेकिन माही को कल रात कार में हुआ वह वाकया याद आ गया। उसका ईगो वापस लौट आया। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, माही ने बहुत ही सपाट लहजे में कहा और उसकी नज़रों से अपनी नज़रें हटा ली। उसने जल्दी से बैंडेज निकाला और उसे घाव पर चिपकाने लगी। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ और वैसे भी तुम तो मेरा सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हो ना। तो मेरे मरने या फिर जीने से तुम्हारे फ़ायदे पर क्या असर पड़ेगा? माही का ये ताना सीधा अर्थव के सीने में चुभा। उसे पता था कि कल रात गुस्से में उसने कितनी बड़ी गलती की थी और माही का वह थप्पड़ आज भी उसे उसकी औकात याद दिला रहा था। अर्थव अचानक अपनी जगह से थोड़ा घूमा। उसने माही के उस हाथ को अपनी मजबूत उंगलियों से जकड़ लिया जिससे वह बैंडेज लगा रही थी। माही। अर्थव की आवाज़ बहुत ही भारी थी। माही ने झटके से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। छोड़ो मुझे हाथ। अर्थव, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कल भी तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझे मेरी मर्जी के बिना मैं तुम्हें चूमने नहीं जा रहा हूँ। माही। अर्थव ने अपनी बात काटते हुए बहुत ही ठंडी और गंभीर आवाज़ में कहा। उसने माही का हाथ नहीं छोड़ा, बस उसे अपनी जगह से रोके रखा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कल रात कार में मैंने जो कहा था वह मेरा असली सच नहीं था। मैं सिर्फ आर्यन के साथ तुम्हें देखकर अपना आपा खो बैठा था। यह अर्थव प्रताप सिंह की तरफ से दी गई सबसे बड़ी सफाई थी। जो इंसान आज तक किसी के सामने नहीं झुका था, वह आज अपनी बीवी के सामने अपने ईगो को थोड़ा सा कुचलकर सफाई दे रहा था। माही एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन वह इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं थी। तो क्या तुम माफ़ी मांग रहे हो? माही ने अपनी एक भौहें ऊपर उठाते हुए बहुत ही एटीट्यूड में पूछा। अर्थव का जबड़ा फिर से कस गया। माफ़ी मांगना? वो तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। झूठे, घमंडी और अड़ियल इंसान। माही ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बचा हुआ बैंडेज उसके कंधे पर जोर से चिपका दिया, जिससे अर्थव फिर से हल्का सा सिहर उठा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जिंदगी भर इसी गुरूर में जलते रहना। माही ने फर्स्ट एड किट बंद की और पलटने लगी। तभी दरवाजे पर 3 बार तेज दस्तक हुई। बॉस।
बाहर से अर्थव के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर विक्रम की आवाज़ आई। अर्थव ने अपनी शर्ट से खुले हुए बटन जल्दी से बंद किए और अपनी लेदर जैकेट वापस पहन ली ताकि किसी को उसकी चोट ना दिखे। उसने अपने चेहरे पर फिर से वह खौफनाक और पत्थर जैसा भाव ला दिया। अंदर आओ, अर्थव ने अपनी खुरदरी आवाज़ में कहा। विक्रम ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। वह माही को वहां देखकर थोड़ा सा चौंका, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। क्या पता चला? अर्थव ने अपनी कुर्सी पर बहुत ही रॉयल अंदाज में बैठते हुए पूछा। बॉस, हमने सेट के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए हैं, विक्रम ने बहुत ही संजीदगी से कहा। वो कोई हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर उस भारी प्रॉप की लोहे की स्किप को खोला था ताकि वह सीधे मैम साहब, मेरा मतलब है कि श्रेया मैम के सिर पर गिरे। यह सुनते ही माही के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? अर्थव की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। वैनिटी वैन का तापमान जैसे -डिग्री में चला गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। किसने किया है ये? अर्थव की आवाज़ इतनी खौफनाक और शर्त थी कि विक्रम जैसे ट्रेंड कमांडो के माथे पर भी पसीना आ गया। वॉइस फुटेज थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन जो भी था वह सेट के अंदर का ही कोई इंसान है। उसने क्रू मेंबर की टी शर्ट और टोपी पहनी हुई थी। हम 15 मिनट में उसे ढूंढ निकालेंगे। 15 मिनट नहीं विक्रम, मुझे वो इंसान 5 मिनट में मेरे सामने चाहिए। अर्थव अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका वह अंडरवर्ल्ड वाला खूंखार बिजनेसमैन और माफिया वाला रूप पूरी तरीके से बाहर आ चुका था। जिस किसी ने भी मेरी बीवी पर नज़र उठाने की जुर्रत की है, मैं आज इसी सेट पर उसकी वो हालत करूंगा कि मौत भी उसे देखने से पहले कांपेगी। माँ ही डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। अर्थव का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया के लिए वह बहुत एक सिर्फ सख्त बिजनेसमैन और एक्टर था, लेकिन इस पर वह एक ऐसा दरिंदा लग रहा था जो माही के लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता था। अर्थव दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जाते जाते वह एकदम से रुका। उसने पलटकर माही की तरफ देखा। उसकी आंखों की वो खौफनाक दरिंदगी माही को देखते ही एक अजीब सी सुरक्षा और अधिकार में बदल गई। तुम इस वैनिटी वैन से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी माही, जब तक मैं खुद आकर दरवाज़ा ना खोलूं। अंदर से लॉक कर रहा, अर्थव ने आदेश दिया। लेकिन उस आदेश में एक पति की वह फिक्र थी जो अपनी पत्नी को सुरक्षित रखना चाहता था। इससे पहले कि माही कुछ कह पाती, अर्थव वैनिटी वैन से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बाहर से भी बंद होने की आवाज़ आई। माही वहीं सोफे पर थम से बैठ गई। उसका दिमाग सुन्न था। एक तरफ कियारा की वह जानलेवा साजिश जिसके बारे में माही को अभी तक नहीं पता था, और दूसरी तरफ अर्थव का ये खौफनाक पागलपन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अर्थव से लड़े, उससे नफरत करे, या उसके इस गहरे जुनून भरे प्यार के आगे अपना गुरूर हार दे। लेकिन एक बात तो तय थी, आज सेट पर जरूर किसी न किसी की शामत आने वाली थी। सेट पर मौज जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। डायरेक्टर, कैमरामैन और स्टाफ बॉयज सब सिर झुकाए हुए खड़े थे। हवा में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। अर्थव अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब कोई भी इमोशन नहीं था, सिर्फ एक डरावनी और कबा देने वाली ठंडक थी। वो लंबे और भारी कदमों से चलता हुआ सेट के बीचों बीच आया, जहां वो टूटा हुआ भारी प्रॉप अभी भी पड़ा था। विक्रम, सिक्योरिटी हेड ने एक लड़के को कॉलर से पकड़कर अर्थव के सामने ला फेंका। लड़का बुरी तरीके से कांप रहा था। उसने क्रू मेंबर वाली कैप और टी शर्ट पहनी हुई थी। बॉस, यही है वो लड़का जो सीसीटीवी में प्रॉप की रस्सियों के पास दिखा था, विक्रम ने सख्त आवाज में कहा। लड़का अर्थव के पैरों में गिर पड़ा। सर, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझसे गलती हो गई सर। अर्थव ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले और बहुत ही शांति से उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। अर्थव का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता था। वो सिर्फ एक एक्टर या बिजनेसमैन नहीं था, उसने इस गंदी दुनिया की सबसे खूंखार चेहरे देखे थे। अर्थव ने लड़के के पास झुककर बहुत ही धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ में पूछा, तुम लाइट डिपार्टमेंट से काम करते हो ना? तुम्हारी सैलरी 15,000 है और तुम्हारे पैरों में जो जूते हैं वो जॉर्डन के लिमिटेड एडिशन हैं, जिनकी कीमत कम से कम 2 लाख रुपए है।
ये सुनते ही सेट पर मौजूद हर इंसान की सांसें अटके। अर्थव के पार की नज़रों से कुछ भी नहीं छुप सकता था। लड़के का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसका गला सूखने लगा। 15,000 कमाने वाला लड़का 2 लाख के जूते पहनकर मर्डर करने नहीं आता। अर्थव अपनी जगह पर वापस सीधा खड़ा हुआ। तुम्हें इसके लिए पैसे दिए गए हैं ना? और जिसने पैसे तुम्हें दिए हैं उसने तुम्हें क्रू मेंबर की टी शर्ट पहनाकर भेजा ताकि किसी को शक ना हो। नाम बताओ उसका, वरना मैं यहीं तुम्हारे दोनों पैर काट दूंगा और तुम जिंदगी में कभी कोई जूते पहनने लायक नहीं रहोगे। सर, सर मैं बताता हूँ सर। लड़का दहशत के मारे फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी कांपती हुई उंगली भीड़ में खड़ी एक लड़की की तरफ उठा दी। मुझे 11 मैम ने पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ डराना है। मुझे नहीं पता था कि वो सच में श्रेया मैम के ऊपर गिर जाएगा। पूरी भीड़ की नज़रें एक झटके से कियारा की तरफ घूम गई। कियारा के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। वो नर्वसनेस में अपने हाथ मरोड़ने लगी। ये झूठ बोल रहा है अर्थव सर। ये लड़का पागल है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अर्थव बहुत ही आराम से लेकिन खूंखार कदमों से चलता हुआ कियारा की तरफ बढ़ा। कियारा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन भीड़ ने रास्ता बंद कर रखा था। तुम ऐसा क्यों करोगी? अर्थव अब कियारा के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। उसकी आवाज़ इतनी खामोश और ठंडी थी कि कियारा कांपने लगी थी। मैं बताता हूँ तुम ऐसा क्यों करोगी। क्योंकि तुम एक नंबर की इनसिक्योर और घमंडी लड़की हो। तुमसे श्रेया का टैलेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम लंच ब्रेक के दौरान खुद उस रस्सी को ढीला करने गई थी, लेकिन जब तुमसे वो भारी क्लिप नहीं खुला तो तुमने इस लड़के को पैसे देकर ये काम करवाया। आई एम राइट? नहीं नहीं सर, आप मुझ पर शक। चुप। अर्थव की दहाड़ से पूरा सेट हिल गया। अर्थव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्यारा का दाहिना हाथ झटके से पकड़ लिया। क्यारा दर्द से कराह उठी। अर्थव ने क्यारा का हाथ सबके सामने ऊपर उठाया। तुम्हारे दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर का महंगा एनक्रेक्लिक नेल टूटा हुआ है क्यारा, अर्थव ने बेहद खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। और ठीक वही टूटा हुआ गुलाबी नाखून मुझे अभी मॉनिटर के पास से आते हुए उस प्रॉप की रस्सी के पास पड़ा मिला। क्यारा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पता ही नहीं चला था कि हड़बड़ी में कब उसका नाखून टूटकर वहां गिर गया था। अर्थव की इंटेलिजेंस और उसकी तेज नज़रों ने कुछ ही सेकंड में पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया था। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ उसे। क्यारा अब घुटनों के बल गिर चुकी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। मुझे मुझे जलन हो रही थी सर। वो श्रेया आपके बहुत करीब जा रही थी। मैं बस आपके साथ काम करना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्थव ने कियारा की तरफ झुकते हुए अपने दांत पिसकर कहा। उसकी आंखों में अब मौत नाच रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, सोचने की भी? तुमने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की है। अगर उसे खरोच भी आ जाती ना तो मैं इसी सेट पर तुम्हें जिंदा जला देता और किसी को तुम्हारी राख तक नहीं मिलती। कियारा दहशत के मारे अपने हाथ जोड़ने लगी। सर प्लीज़ मेरा करियर बर्बाद मत कीजिए। मेरे पापा, तुम्हारे पापा, है ना? अर्थव ने एक शैतानी और रूखी हंसी हंसी। उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और फिर एक कॉल मिलाया। फ़ोन तुरंत उठ गया था। हेलो अर्थव सर। दूसरी तरफ से क्यारा के पिता, जो कि एक बड़े डायरेक्टर थे, उनकी आवाज़ आई। तुम्हारी बेटी ने आज मेरे सेट पर मेरी लीड एक्ट्रेस को जान से मारने की कोशिश की है। अर्थव ने पूरे सेट के सामने बिना किसी झिझक के कहा। मैं पुलिस केस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी फिल्म के नाम पर कोई कीचड़ नहीं चाहिए। लेकिन कान खोलकर सुन लो, आज अभी और इसी वक्त से तुम्हारी बेटी इस इंडस्ट्री से बैन है। सर प्लीज़ ऐसा मत। दूसरी तरफ से क्यारा के पिता गिड़गिड़ाने लगे। अगर किसी भी प्रोडक्शन हाउस, किसी भी डायरेक्टर या फिर तुमने खुद अपनी बेटी को किसी भी एड फिल्म में भी लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो पूरा प्रोडक्शन हाउस खरीद कर सड़क पर फिकवा दूंगा। ये अर्थव प्रताप सिंह का वादा है। अपनी इस कचरा बेटी को मेरे सेट से अभी उठवा लो।
अर्थव ने फ़ोन काट दिया। क्यारा ज़मीन पर पड़ी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसका पूरा करियर, उसका घमंड, सब कुछ एक झटके से ख़त्म हो चुका था। अर्थव ने डायरेक्टर की तरफ एक ठंडी नज़र डाली। इसे बाहर फेंको और आज की शूटिंग कैंसिल कर। सुबह मुझे सेट पर नया सेकंड मील रिलीज चाहिए। डायरेक्टर ने कांपते हुए सिर हिलाया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अर्थव से एक सवाल भी पूछ सके। सबको सजा देने और सेट पर खौफ का माहौल बनाने के बाद अर्थव जब अपनी वैनिटी वैन की तरफ वापस पलटा तो उसका सारा गुस्सा, सारे ईगो अचानक से दर्द में बदलने लगा था। गुस्से में चिल्लाने और उस लड़के को पकड़ने के चक्कर में उसके दाहिने कंधे का घाव फिर से खुल गया था। काली शर्ट के नीचे खून तेजी से बहने लगा था और अब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं आने दी। वो भारी कदमों से वैनिटी वैन के दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। वैनिटी के अंदर माही उसी तरह सोफे पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। वो बाहर का सारा तमाशा सुन चुकी थी। अर्थव का वो पागलपन, वो दरिंदगी और फिर कियारा का वो खौफनाक सजा। माही का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था। अर्थव ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही उसका वो खूंखार माफिया वाला मुखौटा अचानक खिसक गया। वो थोड़ा सा लड़खड़ाया और उसने अपना बायां हाथ दीवार पर टिका दिया। दर्द के मारे उसकी सांसें बहुत भारी चल रही थीं। माही तुरंत अपनी जगह से उठी और भागकर अर्थव के पास आई। उसने देखा कि अर्थव का चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका है। अर्थव, माही ने बिना अपना ईगो लाए तुरंत उसके बाएं हाथ को सहारा दिया और उसे धीरे से काउच तक लाई। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अर्थव ने अभी भी अपना गुरूर दिखाते हुए आंखें मूंद ली और पीछे काउच पर सिर टिका दिया। शट अप, एकदम शट अप। माही की आंखों में अब सच में आंसू थे। वो अर्थव की इस जिद से बहुत परेशान हो चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है बाहर जाकर हीरो बनने से तुम्हारा खून बहना बंद हो जाएगा? शर्ट उतारो अपनी, घाव फिर से खुल गया है। माही ने खुद अपने हाथों से अर्थव की वो खून से सनी शर्ट खोली। जब उसने वो गहरा घाव देखा तो उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर अर्थव के सीने पर गिर पड़ा। अर्थव ने वो गर्म आंसू महसूस किया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और माही के उस रोते हुए चेहरे को देखा। जो लड़की कल उसे थप्पड़ मार रही थी, जो आज सुबह उसे इग्नोर कर रही थी, वो अब उसके दर्द में इस तरह से टूट रही थी। तुम रो क्यों रही हो? अर्थव ने बहुत ही धीमी लेकिन एक अजीब सी सुकून भरी आवाज में कहा। उसने अपना सही वाला हाथ उठाया और बहुत ही प्यार से माही के गाल से वो आंसू पोंछ दिए। मुझे लगा था तुम्हें मेरे मरने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माही ने गुस्से से अर्थव के हाथ को झटक दिया। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, ओके। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो जो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो और फिर मुझसे ही गुरूर दिखाते हो। मैं तुमसे नफरत करना चाहती थी अर्थव, लेकिन तुम मुझे वो भी ठीक से नहीं करने देते। माही अब फूट फूट कर रोने लगी। अर्थव की आंखों में वो बचपन वाला प्यार फिर से झलक आया था। उसका वो सारा घमंड, सारी अकड़ इस छोटी सी रोती हुई लड़की के सामने पानी पानी हो गया था। बिना कुछ सोचे अर्थव ने अपने सही वाले हाथ से माही की कमर पकड़ी और उसे अपनी गोद में खींच दिया। माही ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। वो अर्थव के सीने, जो खून से नहीं सना था, पर सिर रखकर रोने लगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती, मेरी जंगली बिल्ली। ये अर्थव ने माही के बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए फुसफुसाया। आज उसकी आवाज़ में ना तो कोई गुरूर था और ना ही कोई हावी होने वाला अधिकार, बस एक गहरा और अनकहा प्यार था। अगर उस लोहे की जगह मेरे ऊपर आसमान भी गिर रहा होता ना, तो भी मैं उसे अपने कंधों पर रोक लेता, लेकिन तुम तक नहीं पहुंचने देता। अर्थव की बाहों का वो घेरा, उसका वो खून से सना सीना और उसकी वो पजेसिव से भरी हुई आवाज़, माही के अंदर का सारा गुरूर, सारा गुस्सा आज इन सब के आगे हार गया था। जो लड़की कल तक अर्थव को थप्पड़ मार रही थी, वो आज उसकी गोद में सिर रखकर किसी छोटी सी बच्ची की तरह फूट फूट कर रो रही थी। अर्थव ने अपनी आंखें बंद कर ली
और अपना सही वाला हाथ माही के बालों में उलझा लिया। वो उसे शांत करना चाहता था, लेकिन माही के अंदर बरसों का वो ज्वालामुखी दवा था जो आज आंसुओं के साथ शब्दों में फूटने लगा। माही ने अपने आंसुओं से भीगा चेहरा अर्थव के सीने से उठाया। उसकी आंखें लाल थी, होंठ कांप रहे थे और आवाज में एक ऐसी तड़प थी जिसने अर्थव के पत्थर दिल को भी चीर कर रख दिया था। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, हाँ? माही ने अर्थव की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए रुधे हुए गले से कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, सिवाय इसके कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अर्थव का पूरा शरीर एक झटके से सुन्न पड़ गया। प्यार, वो शब्द उसके कानों में किसी बम की तरह गिरा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन माही आज रुकने वाली नहीं थी। उसका दर्द सैलाब बनकर बह रहा था। हाँ, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बचपन से, माही सिसकते हुए चिल्लाई। तुम्हें पता भी है, मैं इस गंदी इंडस्ट्री में, इस दुनिया में कोई सुपरस्टार बनने नहीं आना चाहती थी। मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे लेवल पर आ जाऊंगी, तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी, तो शायद तुम मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे। शायद तुम मेरी बात एक बार देख लोगे। अर्थव की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। वो माही को घूर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो इंडस्ट्री से बाहर निकालने के लिए इतनी नफरत दिखा रहा था, वो लड़की सिर्फ उसके करीब आने के लिए इस दलदल में उतरी थी। लेकिन तुमने क्या किया, हाँ? माही ने अपने आंसू बेदर्दी से पोंछे, लेकिन वो फिर से बह निकले थे। तुमने हर बार मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे नहीं करनी थी ये शादी, जहाँ रोज मुझे मेरी औकात याद दिलाई जाए। अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ, अगर मेरा वजूद तुम्हें इतना ही चुभता है, तो तलाक दे दो ना मुझे, ख़त्म कर दो ना ये सब। माही, अर्थव ने खुद बोलने की कोशिश की, लेकिन माही ने उसे रोक दिया। नहीं, आज मुझे बोलने दो। माही की आवाज़ में अब एक गहरी निराशा थी। तुम्हारे दादाजी का वो वादा पूरा हो गया ना? अब हम खुश नहीं हैं। ये बात हमारी फैमिली भी जानती है। हम एक दूसरे के साथ बस घुट रहे हैं, तो दूर हो जाते हैं ना एक दूसरे से। लेकिन इस तरीके से रोज़ रोज़ खुद को और मुझे दर्द देना बंद करो अर्थव, वरना वरना मुझे खुद से और अपने इस प्यार से घिन हो जाएगी। अर्थव का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर जोर से भींच दिया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था, माही के मुंह से तलाक और प्यार से घिन सुनकर उसका पूरा सारा ईगो मिट्टी में मिल चुका था। मैं वो बेचारी लड़की नहीं हूँ जो जिंदगी भर घुट घुट कर तुम्हारा ये टॉक्सिक लव सहती रहे। माही ने अर्थक की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। उसके आंसुओं में अब एक शिकायत थी। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, बचपन से जानते हो, लेकिन तुम्हें हो क्या गया है अर्थव? तुम ऐसे तो नहीं थे। बचपन में तुम मेरी कितनी केयर करते थे। मुझे एक खरोंच भी आ जाती थी तो तुम रो पड़ते थे। माही की आवाज़ में एक दर्द भरी सिसकी बदल गई। फिर जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ, जब मैं 3 साल तक कोमा में उस बिस्तर पर मौत से लड़ रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। और जब मुझे होश आया तो तुमने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया। क्यों? क्या दौलत और स्टारडम का घमंड तुम्हारे सिर पर इतना चढ़ गया था कि तुम मुझे भूल गए? या फिर? माही एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। या फिर तुम किसी और से प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो बता दो मुझे। मैं खुद चुपचाप तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता अर्थव। ये टॉक्सिक लव, ये रोज रोज की घुटन भरा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये सब नहीं पसंद। माही इतना बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और उसके कंधे बुरी तरीके से कांपने लगे। अर्थम वही बुत बनकर बैठा था। माही के एक एक शब्द ने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया था। उसे आज एहसास हुआ कि उसने अपने उस खोखले गिल्ट और ईगो के चक्कर में इस लड़की को कितना भयंकर दर्द दिया है। अर्थव को लगा था कि वो माही से दूर रहकर उसे सुरक्षित रख रहा है,
उसे लगा था कि कोमा में जाने का वो हादसा उसकी वजह से हुआ था, इसलिए वो खुद को एक दानव समझता था जो माही की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसी डर से उसने माही से दूरियां बनाई थी, उसे नफरत दिखाई। लेकिन आज आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी उस नफरत ने माही को मौत से भी ज़्यादा बड़ी सजा दी है। अर्थव की आंखों में जिंदगी में पहली बार नमी तैर गई। वो कांपते हुए हाथों से माही के चेहरे से उसके हाथ हटाना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि वो किसी और से नहीं, सिर्फ उससे प्यार करता है। वो उसे उस एक्सीडेंट का सच बताना चाहता था। माही, मेरी जान। अर्थव की आवाज़ इतनी टूट चुकी थी कि पहचानना भी मुश्किल था कि ये उसे खूंखार सुपरस्टार की आवाज़ है। मैं किसी और से नहीं, मैं सिर्फ। उसने माही के गाल को छुआ। वो एक्सीडेंट मेरी वजह से। मैंने तुम्हें दूर किया क्योंकि मैं। अर्थव अपनी बात पूरी करता, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। दाहिने कंधे से बह रहे खून ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अर्थव का विजन अचानक धुंधला हो गया। उसकी आंखों के आगे वो एक्सीडेंट आने लगा। उसके सिर में एक भयंकर चक्कर आया। अर्थव! माही ने अपना रोना रोककर उसकी तरफ देखा। अर्थव के होंठ अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अगले ही पल दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की आंखें पलट गईं और उसका भारी शरीर एक झटके से आगे की तरफ लुढ़क कर सीधा माही के कंधे पर आ गिरा। अर्थव! माही के मुंह से एक दिल दहलाने वाली चीख निकली। उसने अर्थव के भारी शरीर को संभालने की पूरी कोशिश की। उसके हाथ अर्थव की पीठ पर आ गए थे तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी पीठ खून से लथपथ हो चुकी है। अर्थव का शरीर बिल्कुल बेजान और ठंडा पड़ चुका था। माही का सारा गुस्सा, सारा ईगो और सारी शिकायतें एक सेकंड में खौफ में बदल गई। अर्थव, आंखें खोलो प्लीज़। अर्थव, आंखें खोलो। माही ने उसके गालों को थपथपाया, लेकिन अर्थव की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। माही दहशत के मारे कांपने लगी। उसने बिना एक पल सोचे समझे वैनिटी वैन का दरवाज़ा खोला और पूरी ताकत से चिल्लाई, विक्रम! ड्राइवर, जल्दी से आओ, हेल्प! उसकी चीख सुनकर बाहर खड़े विक्रम और बाकी क्रू मेंबर्स दौड़कर वैनिटी वैन की तरफ आए। जब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा तो मानो सबके होश उड़ गए। बॉस! विक्रम ने घबराते हुए अर्थव को उठाया। इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। इनका बहुत खून बह गया है, प्लीज़ जल्दी करो। माही बदहवास होकर रो रही थी। उसके हाथ, उसके कपड़े सब अर्थव के खून से लाल हो चुके थे। विक्रम और ड्राइवर ने तुरंत अर्थव को वैनिटी वैन से बाहर निकाला और उसकी काली एसयूवी के पीछे वाली सीट पर लिटाया। माही भी दौड़कर गाड़ी में बैठी और उसने अर्थव के बेजान सिर को अपनी गोद में रख लिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। माही अर्थव के ठंडे चेहरे को अपने आंसुओं में भीगते हुए लगातार बड़बड़ा रही थी। उसने अपना दुपट्टा निकाल कर अर्थव के घाव पर जोर से दबा दिया ताकि खून रुक सके। गाड़ी हवा से बातें करते हुए शहर के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। माही की आंखों के सामने अर्थव के वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, वो एक्सीडेंट, वो मेरी वजह से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्थव क्या कहना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, उसकी ज़िंदगी, उसका अर्थव। अस्पताल के बाहर एसयूवी के टायरों के घिसने की तेज और कान फोड़ देने वाली आवाज़ आई। गाड़ी रुकते ही विक्रम ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला और जोर से चिल्लाया, स्ट्रेचर लाओ जल्दी! अस्पताल का स्टाफ भागता हुआ दौड़ता हुआ आया। अर्थव का बेजान और खून से लथपथ शरीर स्टेज पर शिफ्ट किया गया। माही के हाथ, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी अर्थव का खून लगा हुआ था। वो अर्थव का हाथ मजबूती से थामे हुए थी और पागलों की तरह स्ट्रेचर के साथ साथ दौड़ रही थी। अर्थव, आंखें खोलो प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माही फूट फूट कर रो रही थी। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक पहुंचते ही नर्सों ने माही को रोक दिया। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती।
माही वहीं ओटी के बाहर फर्श पर थम से बैठ गई। उसके हाथों से अर्तव का खून महक रहा था। वो अपने कांपते हुए हाथों को देखकर सुबक रही थी। विक्रम जो थोड़ी दूर पर खड़ा था, वो माही के इस हालत को देखकर पूरी तरीके से हैरान था। विक्रम पिछले 5 सालों से अर्तव का सिक्योरिटी हेड था। उसे लगता था कि इस शादी में सिर्फ एक कारोबारी और समझौता दोनों के बीच भयंकर ईगो की जंग है। लेकिन आज माही की आंखों में जो खौफ, अर्थव को खोने का जो डर था, उसने विक्रम को ये समझा दिया था कि इन दोनों के बीच नफरत के मुखौटे के पीछे एक बहुत गहरी और खोखार दीवानगी छिपी हुई है। ओटी के बाहर का सन्नाटा माही को काट खाने को दौड़ रहा था। उसके कानों में बार बार अर्तव की वो आंखें लड़खड़ाते हुए शब्द गूंज रहे थे। वो एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट मेरी वजह से, मैंने तुम्हें दूर किया क्योंकि। उसका क्या मतलब था? माही ने अपने घुटनों को सिर पर देकर खुद से बड़बड़ाया, मेरा एक्सीडेंट उसकी वजह से कैसे हो सकता है? तभी अस्पताल के कॉरिडोर से तेज कदमों की आवाज़ गूंजी। उसके परिवार से अर्थव के दादाजी, माही के माता पिता और उसकी दादी बदहवास हालत में वहां पहुंचे थे। माही, उसकी मां ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। माही के कपड़ों पर इतना खून देखकर उनकी चीख निकल गई। बेटा, ये खून? अर्थव कैसा है? अंदर है वो। माही ने ओटी की लाल दरवाजे की तरफ देखते हुए रोते हुए कहा। दादाजी, जो अपनी छड़ी के सहारे खड़े थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। अपने इकलौते पोते को इस हालत में देखकर वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। माँ ही अचानक से अपनी माँ की बाहों में से निकली और सीधे दादाजी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी लाल और आंसुओं से भरी आंखों में अब एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब वो किसी भी कीमत पर जानना चाहती थी। दादाजी, माही की आवाज़ से एक अजीब सी सख्ती और दर्द था। अर्थव ने बेहोश होने से ठीक पहले मुझसे कुछ कहा था। उसने कहा था कि बचपन में मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं 3 साल कोमा में रही, वो उसकी वजह से हुआ था। क्या ये सच है? मुझे अभी इसी वक्त सच जाना है दादाजी। माही का सवाल सुनते ही दादाजी के हाथ से छड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां खड़े दोनों परिवारों के बीच एक भयंकर सन्नाटा छा गया। मुझे जवाब दीजिए दादाजी, माही लगभग चिल्ला पड़ी। दादाजी की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और माही के सामने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, वो सच कह रहा था। दादाजी की भारी और कांपती हुई आवाज़ ने कॉरिडोर का सन्नाटा चीर दिया। वो खौफनाक हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था और ना ही वो कोई मशीनी खराबी थी। माही के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। क्या मतलब दादाजी? दादाजी के आंसू झलक पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछी। 12 साल पहले, जब हम उस खंडाला वाले फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने गए थे, तब लुका छुपी खेलते वक्त तुम ढलान पर खड़ी एक कार में छुप गई थी। और तब सिर्फ एक 12 साल का नादान बच्चा था जो तुम्हें डराना चाहता था। उसी बचकानी शरारत में उसने बाहर से कार का हैंड ब्रेक और नीचे कर दिया। तुम्हें कार लगा कार बस थोड़ा सा हिलेगी और तुम डर के बाहर आ जाओगी, लेकिन ढलान तेज थी। कार सीधा नीचे पत्थरों वाली गहरी खाई में जा गिरी। ये बात सुनते ही माही के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। दादाजी के आंसू झलक पड़े। तुम्हें अंदर बैठे बैठे पता ही नहीं चला कि वो उस मासूम बच्चे की एक छोटी सी गलती थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो 12 साल का बच्चा तुम्हारे खून से लथपथ शरीर को सीने से लगाए पागलों की तरह चीख रहा था। तुम 3 साल के लिए कोमा में चली गई। हम सब ने इस बात को दुनिया से छुपा लिया, लेकिन लेकिन उस एक हादसे ने मेरे पोते की रूह को मार डाला। माही, माही अपने मुंह पर हाथ रखे बेतहाशा रो रही थी। तुम्हें लगता है कि वो घमंडी है, वो खड़ूस है? नहीं बेटा, दादाजी फूट फूट कर रोने लगे। वो तो एक ऐसा इंसान है जो पिछले 12 सालों से हर रोज खुद को एक खौफनाक सजा दे रहा है। इन 12 सालों में वो लड़का एक रात भी चैन से नहीं सोया। जब तुम कोमा में थी तो वो बच्चा रात रात भर तुम्हारे अस्पताल के आईसीयू के बाहर ठंडे फर्श पर बैठकर रोता रहता था। उसने अपने कमरे के सारे शीशे तोड़ दिए थे क्योंकि उसे खुद की शक्ल देखने में घिन आती थी। वो खुद को एक कातिल और एक राक्षस समझने लगा था। उसने काफ़ी बार खुद को चोट पहुंचाई,
गिल्ट में आकर उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हमने जैसे तैसे सब सामान लिया था। ये सच किसी हथौड़े की तरह माही के दिमाग में बज रहा था। जब तुम्हें 3 साल बाद होश आया, दादाजी ने सुबकते हुए कहा, तो वो तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन है। उसे लगता था उसकी परछाई भी तुम्हारे लिए मनहूस है। उसने अपने उस भयंकर गिल्ट और दर्द को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर इस गुस्से और नफरत का डरावना मुखौटा पहन लिया। वो दुनिया से लड़ सकता था बेटा, लेकिन वो खुद की नज़रों में इतना गिर चुका था कि कभी तुम्हारे सामने आकर तुमसे प्यार का इजहार तक नहीं कर सका। वो तुम्हें अपने करीब इसीलिए नहीं आने देता था। वो तुम्हें नीचा इसीलिए दिखाता था ताकि तुम उससे भयंकर नफरत करो। वो चाहता था कि तुम उनसे इतनी नफरत करो कि तुम खुद उससे दूर चली जाओ, क्योंकि उसे खौफ था कि अगर वो तुम्हारे करीब आया तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर से बर्बाद कर देगा। उसने तुम्हारा हर ताना, तुम्हारी हर नफरत, तुम्हारा वो करारा थप्पड़, सब कुछ एक खामोशी की सजा की तरह कबूल कर लिया, क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी नफरत के लायक है। वो अपना वो पाप धोने के लिए हर रोज उसी आग में जलता रहता है। वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे ही सामने सबसे बड़ा विलन बन गया। इसीलिए इसीलिए मैंने जबरदस्ती तुम दोनों की शादी करा दी, क्योंकि मुझे पता था कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगा और तुम भी उससे दूर नहीं रह पाओगी। दादाजी अब फर्श पर बैठे हुए थे। तो ये सच था। जिस बेरुखी को, जिस किस्से को माही उसका घमंड समझती थी, वो असल में उस इंसान का अपने ही प्यार के लिए दिया गया एक खामोश बलिदान था। वो इंसान जो कैमरे के सामने, दुनिया के सामने शेर की तरह दहाड़ता था, वो असल में अंदर से एक डरा हुआ बच्चा था, जो अपनी जंगली बिल्ली को खुद से सुरक्षित रखना चाहता था। माही को याद आया कि कैसे आज अर्थव के बिना अपनी जान की परवाह किए खुद को उस भारी लोहे के नीचे फेंक दिया था। वो बचपना वाला कर्ज उतार रहा था। वो उसे फिर से खरोच नहीं लगने देना चाहता था। माँ ही धम से वहीं फर्श पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसे खुद पर घिन आ रही थी कि उसने अर्थव को क्या क्या नहीं कहा, उसे कितना दर्द दिया। जब अर्थव अंदर घुट रहा था, तब वो उसके उसी घाव पर अपने तीखे शब्दों से नमक रगड़ रही थी। आज उसे अर्थव की वो लाइन समझ आ रही थी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ माही। वो कोई एटीट्यूड नहीं था, वो उस इंसान की चीख थी जो खुद को अपनी ही मोहब्बत के लायक नहीं समझता था। तभी माही की माँ, जो अब तक अपने आंसुओं को रोक रही थी, वो धीरे से चलकर अपनी बेटी के पास आई और उसके पास ही फर्श पर बैठ गई। उन्होंने माही के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा। हाँ माही, दादाजी सच कह रहे हैं। माही की माँ की आवाज़ भारी और आंसुओं से भीगी हुई थी। और मुझे भी माफ़ कर दे बेटा, मैंने भी तुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला था, क्योंकि उसने ही मुझे ये बोलने पर मजबूर किया था। माही ने रोते हुए अपना सिर उठाया और अपनी माँ की तरफ देखा। माँ के आंसू अब माही के हाथों पर गिर रहे थे। जब वो एक्सीडेंट हुआ था और तू कोमा में चली गई थी, तो सच कहूँ माही, हम सब उस 12 साल के बच्चे से भयंकर नफरत करने लगे थे। तेरे पापा और मैं इतने गुस्से में थे कि हमने अर्थक को अस्पताल से धक्के मार कर निकलवा दिया था। हमने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो कभी भी तेरी शक्ल नहीं देखेगा, क्योंकि वो तेरी इस हालत का जिम्मेदार था। माही की सांसें अटकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्थव ने इतना कुछ सहा होगा। लेकिन माँ सुबकते हुए आगे बढ़ी। वो बच्चा घर नहीं गया। वो पूरे 5 दिन और 5 रात अस्पताल के बाहर उस ठंडे और कठोर फर्श पर घुटनों के बल बैठा रहा। ना उसने कुछ खाया, ना पानी की एक बूंद पी। बारिश हो रही थी, वो कांप रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो बस हाथ जोड़े पागलों की तरह रोता रहता था। हम सब जब भी बाहर निकलते, वो हमेशा पैरों में गिर जाता और सिर्फ एक ही बात कहता था, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो आंटी, मुझे मार डालो, लेकिन मेरी माही को बचा लो, मेरी माही को वापस ला दो। माँ की ये बातें सुनकर माही के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसकी उस तड़प, उस भयंकर पछतावे और दर्द को देखकर हमारा भी पत्थर दिल पिघल गया माही। माँ ने रोते हुए बताया, एक 12 साल का बच्चा खुद को तेरे लिए
कैसे तिल तिल कर ख़त्म कर रहा था, ये हमने अपनी आँखों से देखा है। जब तू उन 3 सालों तक कोमा में थी, हम सब तो सिर्फ फिर भी कभी थक कर, हार कर घर चले जाते थे, लेकिन वो एक वही था जो दिन रात तेरे उस आईसीयू रूम के बाहर बैठा रहता था। नर्सें उसे भगाती थीं, डॉक्टर उसे डाँटते थे, पर वो नहीं भागता था। जब भी उसे थोड़ा-सा मौका मिलता, वो चुपके से तेरे रूम में आ जाता, तेरा बेजान हाथ पकड़कर घंटों रोता रहता था। वो बस यही रटता था रहता था, प्लीज़ उठ जा मेरी जंगली बिल्ली, मुझे जो सज़ा देनी है दे देना, बस एक बार आँखें खोल ले। वो बच्चा तेरे लिए अपनी जान निकाल कर रख चुका था माही। और जिस दिन तुझे होश आने वाला था, माँ ने उस खौफनाक रात से पर्दा उठाया। जिस दिन तेरी उंगलियों में पहली बार हलचल हुई, सबसे पहले उसी ने देखा था। वो खुशी से पागल हो गया था। वो भागकर डॉक्टरों को बुला लाया, लेकिन जैसे ही तूने अपनी आंखें खोली, वो वहां से भाग गया। वो अस्पताल के बेसमेंट में छुपकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने मेरे पैर पकड़कर मुझसे कसम ली, आंटी मैं उसका कातिल हूँ। मेरी शक्ल देखकर उसे फिर से दर्द होगा। उसे कह देना कि मैं कभी नहीं आया। उसे कह देना कि मैं बहुत बुरा हूँ, ताकि वो मुझसे नफरत करे और हमेशा महफूज रहे। ये पूरा सच किसी तेजाब की तरह माही के सीने में उतर रहा था। उसने तेरे लिए अपनी ज़िंदगी, अपना बचपन, अपनी हंसी, सब कुछ उसी दिन उस अस्पताल के बेसमेंट में दफना दिया था माही। उसने तेरा दर्द अपने सीने में ले लिया और तुझे अपनी वो झूठी नफरत दे दी, ताकि तू उससे लड़ती रहे, लेकिन खुद को कभी कमज़ोर न समझे। माँ ने माही को अपने सीने से लगा लिया। माही अब सिर्फ रो नहीं रही थी, वो तड़प रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे अर्थव हर बार उसे खुद से दूर धकेलता था, लेकिन जब भी माही मुसीबत में होती तो वो किसी ढाल की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता था। आज उसे अर्थव की वो लाइन समझ आ रही थी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ माही। वो कोई एटीट्यूड नहीं था, वो उस इंसान की चीख थी जो खुद को अपनी ही मोहब्बत के लायक नहीं समझता था। इतना प्यार, इतना दर्द, और मैंने उसे सिर्फ ताने दिए। माही ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और उसकी दहाड़ें निकल गईं। ओटी के बाहर का माहौल अब किसी मातम जैसा हो गया था। दोनों परिवारों में अब तक सिर्फ अर्थव का गुरूर और माही की जिद देखी थी, लेकिन आज इस दर्द और खून से सारी हकीकत खोल कर रख दी थी। माही की हालत खराब थी। वो बस ओटी के लाल दरवाजे को घूर रही थी। उसके होंठ लगातार अर्थव की सलामती की दुआ मांग रहे थे। तभी माही की दादी, जो अब तक खामोश खड़ी सब देख रही थी और सुन रही थी, वो धीरे से चलकर दादाजी के पास आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई थी। भाई साहब, माही की दादी ने भारी आवाज में दादी जी को पुकारा। दादाजी ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, दादी ने माही की तरफ देखते हुए कहा। हमने अपनी दोस्ती, अपने पुराने कर्ज और अपने वादों को निभाने के लिए इन दोनों बच्चों के एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जो इन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। दादाजी कुछ नहीं बोले, वो बस खामोशी से सब सुन रहे थे। मैंने पता किया है भाई साहब, दादी जी ने एक गहरी सांस ली। ये दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये दोनों सिर्फ हमारे दबाव की वजह से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन रोज एक दूसरे को दर्द दे रहे हैं। अर्थव अपनी गिल्ट के बोझ तले दबा है और मेरी बच्ची अपने ईगो से लड़ते लड़ते टूट रही है। दादाजी के हाथ जोड़ लिए। हमारा वो पुराना वादा, वो शर्त अब पूरी हो चुकी है। अर्थव ने माही से शादी कर ली, लेकिन अब बस। आज अगर अर्थव को कुछ हो जाता तो क्या हम खुद को माफ़ कर पाते? क्या हम अपनी जिद के लिए इन दोनों बच्चों की जान ले लेंगे? पूरे कॉरिडोर में सिर्फ ओटी की मशूनी की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगता है भाई साहब, दादी ने बहुत ही कड़े लेकिन आंसुओं से भरे चेहरे में साथ कहा, अब हमें इन दोनों को आज़ाद कर देना चाहिए। जैसे ही अर्थव ठीक होता है, हम इनका तलाक करवा देंगे। अब इस झूठे और घुटन भरे रिश्ते को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। यह सुनकर दादाजी ने अपना सिर और झुका लिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानते थे कि दादी सच कह रही है। उन्होंने अपने पोते को रोते और तड़पते हुए देखा था।
दादाजी खामोश रहे, जो उनकी तरफ से इस फैसले पर एक मौन सहमति थी। लेकिन वहाँ फर्श पर बैठी माही ने अपनी दादी जी की बातें सुन ली थी। तलाक, आज़ादी। कुछ घंटों पहले माही खुद यही चाहती थी। वो अर्थव से दूर होना चाहती थी, लेकिन अब जब वो सब कुछ जान चुकी थी, उस इंसान ने 12 साल तक सिर्फ उसके लिए, उसके प्यार में खुद को एक जिंदा लाश बना लिया था, तो क्या वो अब उसे छोड़ सकती थी? तभी अचानक ओटी के दरवाजे ऊपर लाल बत्ती बुझ गई। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। माही झटके से अपनी जगह से उठी और दौड़ कर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर अर्धव, वो ठीक है ना? डॉक्टर के चेहरे पर पसीने की बूंदें और थकान साफ नजर आ रही थी। पूरे परिवार की धड़कनें रुकी हुई थी। माही की आंखें डॉक्टर के ऊपर ही टिकी हुई थी, जैसे उसकी जिंदगी और मौत का फैसला उन्हीं होठों से होने वाला हो। डॉक्टर अर्थव, दादाजी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। देखिए, लोहे का वो नुकीला हिस्सा कंधे की गहराई तक गया था। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। हमने सर्जरी करके वो टुकड़ा निकाल दिया है और घाव को भी सिल दिया है। अभी वो शारीरिक तौर पर खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। ये सुनते ही माही के सीने में एक बहुत भारी बोझ हट गया। वो धम से दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और उसके आंसुओं का बांध टूट गया। लेकिन इस बार ये खुशी और राहत के आंसू थे। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा तो सबकी सांसें फिर से अटक गईं। डॉक्टर का चेहरा अब पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो गया था। लेकिन क्या डॉक्टर, मेरा अर्थव ठीक तो है ना? माही की माँ ने घबराते हुए पूछा। डॉक्टर ने माही और दादाजी की तरफ देखा। देखिए, अर्थव सिर्फ खून बहने की वजह से बेहोश नहीं हुए थे। सच कहूँ तो उनका शरीर उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उनका दिमाग नहीं। दिमाग? माही के होंठ कांपे। हाँ, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अर्थव को एक बहुत ही खतरनाक और गहरा मानसिक ट्रॉमा है। एक ऐसा ट्रॉमा जिसे उन्होंने सालों से अपने अंदर दबा रखा है। जब भी अर्थव किसी ऐसे भयानक सच का सामना करते हैं या उनके दिमाग पर कोई ऐसा भयंकर इमोशनल प्रेशर पड़ता है जो उनके बर्दाश्त से बाहर हो, तो उनका दिमाग एक ऑटोमेटिक डिफेंसिव मैगजीन में चालू कर देता है। डॉक्टर के एक एक शब्द कॉरिडोर में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। आम भाषा में समझाऊं तो, अगर उस भयंकर दबाव, डर और गिल्ट के वक्त उसका दिमाग खुद को तुरंत शट डाउन ना करे, तो उस स्ट्रेस से उनके दिमाग की नसें फट सकती हैं या वो हमेशा के लिए पागल हो सकते हैं। उनका दिमाग खुद को फटने से बचाने और सुरक्षित करने के लिए उनके शरीर को तुरंत बेहोशी में डाल देता है। ये भयंकर सच सुनकर माही की रूह कांप गई। वहाँ खड़े हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया के सामने फौलाद की तरह तनकर खड़ा रहने वाला, शेर की तरह हमेशा दहाड़ने वाला अर्थव प्रताप सिंह अंदर से किसी भयंकर बीमारी और खौफनाक दर्द से गुजर रहा था। माही की नज़र अचानक से दादाजी की तरफ गई। दादाजी हैरान नहीं थे। उन्होंने अपना सिर झुका लिया था और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनका ये झुका हुआ सिर और खामोशी बता रही थी कि वो अर्थव की इस खौफनाक बीमारी के बारे में पहले से ही जानते थे। दादाजी, माही के मुंह से एक दर्द भरी फुसफुसाहट निकली। आप जानते थे? दादाजी ने रोते हुए हामी में सिर हिलाया। हाँ बेटा, 12 साल पहले जब तू कोमा में गई थी, उसके बाद अर्थव को भयंकर पैनिक अटैक आने लगे थे। वो रातों को उठकर चीखता था। डॉक्टरों ने तभी बता दिया था कि उस हादसे ने उसके छोटे से दिमाग पर इतना गहरा घाव कर दिया है कि अगर उस पर कभी दोबारा ऐसा गिल्ट या दबाव पड़ा, तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए उसे बेहोश कर देगा। वो बच्चा पिछले 12 सालों से हर पल अपने दिमाग से एक टाइम बम लेकर जी रहा था। माही को अचानक याद आया कि वेंटी वैन में बेहोश होने से ठीक पहले अर्थव क्या कर रहा था। वो उस 12 साल पुराने सच को माही के सामने कबूल कर रहा था। वो कांप रहा था। उसके अंदर वो खौफनाक डर था कि ये सच जानकर माही हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगेगी। उसी डर, उसी गिल्ट और उसी भयंकर दबाव ने अर्थव के दिमाग को ट्रिगर कर दिया था और उसका दिमाग
खुद को बचाने के लिए अचानक से शट डाउन हो गया था। उन्हें होश आने में अभी वक्त लगेगा। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की। उनके शरीर और दिमाग में बहुत गहरा शॉक बर्दाश्त किया है। हम उन्हें अगले 24 घंटे निगरानी में रखेंगे। आप लोग अभी उनसे मिल नहीं सकते। बस दुआ कीजिए कि जब वो उठें तो उनके दिमाग पर वो दबाव या डर ना हो। साथ ही दो वरना वो दोबारा उसी सदमे में जा सकते हैं। और ये भी रिक्वेस्ट है कि अभी उनके सामने कोई भी ऐसी बातें ना की जाए जिससे उन्हें कोई भी तकलीफ हो। डॉक्टर वहाँ से चले गए, लेकिन माही के लिए अब दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। कुछ देर पहले दादी ने उससे क्या कहा था? तलाक, आज़ादी। जो लड़की कुछ घंटों पहले उस घुटन भरे रिश्ते से आज़ादी चाहती थी, अब उसके अंदर एक खूंखार शेरनी जाग चुकी थी। वो जान चुकी थी कि उसका यही पति कोई विलन नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक है, जिसने उसकी खातिर अपना दिमाग, अपनी रूह, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। डॉक्टर के जाते ही दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। माही की माँ ने उसे उठाया और गले लगा लिया। तभी माही की दादी, जिन्होंने कुछ देर पहले ही इस शादी को ख़त्म करने का फैसला लिया था, उन्होंने माही के सिर पर हाथ फेरा। तू रो मत मेरी बच्ची, दादी ने बहुत ही प्यार और दृढ़ता से कहा। अब तुझे उस घुटन भरे घर में वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अर्तव को होश आएगा, हम कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। ये शादी अब यहीं ख़त्म होती है। तू आज़ाद है माही। ये सब सुनते ही माही का पूरा शरीर एक झटके से तन गया। कुछ घंटों पहले जो बात उसे सुकून देती, वही बात अब उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। उसने अपनी माँ के बाहों में खुद को अलग किया और अपनी लाल आंसुओं से भरी आंखों से दादी जी की तरफ देखा। नहीं दादी। माही की आवाज़ में कोई कंपन नहीं था। वो आवाज़ अब उस पागल और चुलबुली लड़की की नहीं थी, बल्कि अर्तव प्रताप सिंह की पत्नी की थी। क्या मतलब है नहीं? दादी जी हैरान रह गईं। तूने खुद कहा था ना कि तू इस रिश्ते में घुट रही है। उसने तुझे रुलाया है, तेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की है। हाँ, उसने मुझे रुलाया है, माही ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। उसके लहजे में एक अजीब सा गुरूर आ गया था। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो मुझसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो मुझसे दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने अपनी रूह को जलाकर मुझे महफूज रखा है। माही दादी जी की तरफ पलटी। आप लोगों ने अपनी दोस्ती और वादों के लिए हमारी ज़िंदगी का फैसला लिया था। आपने हमारी ज़बरदस्ती शादी करवाई, लेकिन अब इस रिश्ते का फैसला कोई और नहीं करेगा। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा पति है और मेरी शादी है। माही, तू पागल हो गई है? उसके पिता ने समझाने की कोशिश की। हाँ पापा, मैं पागल हो गई हूँ। माही की आंखों में एक जुनूनी चमक थी। और वो इंसान जो अंदर उस बिस्तर पर लेटा है, वो मुझसे भी बड़ा पागल है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने 12 साल तक मेरे एक्सीडेंट का बोझ अपने सीने पर उठाया, खुद को एक दरिंदा बना लिया ताकि मैं उससे दूर रहूं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है। अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उसकी पत्नी हूँ और जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं अर्थ प्रताप सिंह की ही रहूंगी। माही का ये फैसला इतना अटल और खूंखार था कि पूरे परिवार में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द भी कहे या फिर बोल सके। उसका वो पागलपन आज उसके प्यार की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। माही के उस खूंखार और अटल फैसले के बाद दोनों परिवार एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं माही के कदमों में एक नई सी मजबूती आ गई थी। वो सीधे उस तरफ नहीं गई जहां अर्तब को रखा गया था, बल्कि वो तेज कदमों से मुड़कर सीधे डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल दी। उसने बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर कदम रखा। डॉक्टर, माही की आवाज़ बिल्कुल स्थिर और गंभीर थी। मुझे अर्थव के उस मेंटल ट्रॉमा के बारे में बात करनी है। डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारा और माही को बैठने का इशारा किया। कहिए। मैंने आपको बाहर ही समझाया था कि उनकी हालत। मैं जानती हूँ डॉक्टर। माही ने मेज पर अपने हाथ टिकाते हुए कहा। मुझे वो वजह पता चल गई है, वो 12 साल पुराना सच, जिसकी वजह से वो इस खौफनाक घुटन में जी रहा है। वो खुद को एक हादसे का मुजरिम मानता है। क्या मैं क्या मैं उसके पास जाकर उन्हें बता सकती हूँ कि मुझे सब पता है और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है? क्या मैं इससे उनका बोझ ख़त्म नहीं हो जाएगा?
माही की बात सुनकर डॉक्टर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत ना में सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, ये वो बेवकूफ़ी भूल कभी मत कीजिएगा। डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, आप उनके उस दर्द की गहराई को नहीं समझ रही हैं। उनका दिमाग पिछले 12 सालों से खुद को मुजरिम मानने का आदी हो चुका है। उनका वो गुस्सा, उनका वो गुरूर, ये सब असल में उनके दिमाग का एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो उन्हें बिखरने से रोकता है। अगर आप अचानक से उनके सामने जाकर कहेंगी कि आपको सब पता है, तो उनका दिमाग इस अचानक आए बदलाव और इस भारी सच को प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। माही की धड़कनें तेज हो गईं। तो क्या होगा? उनके इस दिमाग की सारी नसें फट सकती हैं। उन्हें घबराहट का इतना भयंकर दौरा पड़ेगा कि शायद उनका दिमाग हमेशा के लिए कोमा जैसी स्थिति में चला जाए। डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर लहजे में समझाया, अगर आप सच में उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना चाहती हैं, तो आपको बहुत छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आप उनके साथ महफूज हैं। उनके सामने अचानक कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे उन्हें लगे कि उनका राज खुल गया है। आपको उनके सामने बिल्कुल वैसे ही रहना होगा जैसे आप अब तक रहती आई हैं, ताकि उन्हें लगे कि सब कुछ सामान्य है। उन्हें ये महसूस कराना होगा कि उनके होने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माही ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि उसे अब एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक खेल खेलना था। उसे अर्थव के सामने नफ़रत, गुस्से और उसे पुरानी चुलबुली नोक-झोंक का नाटक करना था। लेकिन इस बार मकसद उसे हराना या चिढ़ाना नहीं, बल्कि उसके दिमाग को धीरे-धीरे शांत करना था। मैं समझ गई डॉक्टर। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे उसकी जान को खतरा हो, माही ने दृढ़ता से कहा और केबिन से बाहर आ गई। करीब 10 घंटे बाद अर्तब की पलकें फड़फड़ाईं। रोशनी को बर्दाश्त करने के लिए उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी। उसका गला सूखा हुआ था और दाहिने कंधे से भयंकर दर्द उठ रहा था। उसने जैसे ही अपनी बाईं तरफ सिर घुमाया, उसे बिस्तर के पास खड़ी रखी कुर्सी पर माही बैठी दिखाई दी। अर्तब का दिमाग तुरंत सतर्क हो गया। उसे याद आया कि बेहोश होने से ठीक पहले वो वैनिटी वैन में माही के सामने अपना 12 साल पुराना वो खौफनाक सच उगलने वाला था। क्या उसने मेरी बात सुन ली थी? क्या उसे पता चल गया था कि मैं उसका कातिल हूँ? ये ख्याल आते ही अर्थव की सांसें तेज होने लगीं और मॉनिटर पर उसकी धड़कन का ग्राफ ऊपर नीचे भागने लगा था। अर्थव ने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपना वो पुराना और खड़ूस नफरत से भरा हुआ मुखौटा वापस पहन लिया। तुम तुम अभी तक यहाँ हो? अर्थव की आवाज़ फटी हुई और कमज़ोर थी, लेकिन लहजा बिल्कुल रूखा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना, मेरी शक्ल मत देखना। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज की कहानी के लिए इतना ही। आगे की कहानी के लिए कल मिलते हैं। एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस वजह से ये कहानी मुझे आज यहीं रोकनी होगी। लेकिन कमेंट में बताना ये मत भूलना कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। थैंक यू।